हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षशिलिंग जीरकपुर से। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट्स में होने वाली प्रॉब्लम्स। ऐसे तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो जॉइंट्स में होती हैं, बट ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ओल्ड लोगों में, मतलब जो ओल्ड पर्सनस है उसमें जो है कॉमनली प्रेजेंट होती है। क्योंकि ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है जो कि एज के साथ साथ, जितनी एज ज़्यादा इंक्रीज होती है, धीरे धीरे करके उम्र बढ़ती है, तो उम्र बढ़ने के साथ जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, किसी को घुटनों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये प्रॉब्लम घुटनों में सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। क्योंकि नी जॉइंट जो होता है, घुटनों का जॉइंट, वो बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट होता है और ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेट जो है नी जॉइंट के ऊपर ही आता है। तो नी जॉइंट जो है सबसे कॉमनली जो है इसमें अफेक्टेड होता है। अक्सर आपने देखा लोग डॉक्टर्स बोल देते हैं कि घुटनों में गैप कम हो गया है, घुटनों में ग्रीस जो है वो ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से आपके जो हड्डियां हैं घुटनों की आपस में रगड़ खा रही हैं। तो मतलब ये जो है घुटनों के अलावा जो जॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर वजन आता है, ज़्यादातर जो है उन जॉइंट्स में होती है। इसके अलावा बाकी जॉइंट्स में भी हो सकती है, क्योंकि सबके लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन सबका अलग अलग है, तो डिपेंड करता है। पर ज़्यादातर जो भार सहन करते हैं जो जोड़, उनमें होती है। जैसे घुटने के हो गए, कूल्हे के जोड़ हो गए, या कमर का जो निचला हिस्सा है, या फिर जैसे उंगलियां हो गई, फिंगर्स हो गई, तो या फिर जैसे नेक है, गर्दन है, मतलब इनमें जो है ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा बाकी जॉइंट्स में होता है, बट वो कम पर्सन्स में होता है। तो अगर आपने देखा होगा, मान लीजिए आज कोई बिल्डिंग है, मतलब 8 या 10 बिल्डिंग्स बनी है बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड सेम, ठीक है। अगर 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर आप उसको देखते हैं तो आपने देखा होगा बिल्डिंग पुरानी तो हो ही जाती हैं। ऐसा तो नहीं कि 10 साल पहले वो बिल्कुल नई बनी तो सेम टू सेम वैसे ही होगी। लेकिन किसकी हालत जो है बिल्डिंग की कितनी ज़्यादा ख़राब है, वो डिपेंड करता है उसके ऑनर्स के ऊपर, उसने उसकी कैसी मेंटेनेंस की है। अगर बीच में उसमें कोई प्रॉब्लम आई थी, कोई पेंट उतरा, कोई दरवाज़ा टूटा, कोई कोई भी मतलब वर्क था, उसकी रिपेयर करवाई या नहीं करवाई। कुछ घर तो ऐसे लगेंगे कि 10 साल से भी ज़्यादा पुराने, ऐसे लग रहा है 20 या 30 साल हो गए। और कुछ घर जो है पता चल जाएगा कि हाँ 10 ही साल हुए हैं। और कुछ ऐसा लगता है कि ये तो लग ही नहीं रहा पुराना, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बनाया हो पिछले साल। तो ये सब जो डिपेंड करता है ऑनर की मेंटेनेंस के ऊपर, उसने किस तरह से उस घर को रखा है। तो ठीक ऐसे ही हमारा शरीर होता है, हमारी बॉडी होती है। जिस तरह का बचपन से लेके हमारा लाइफस्टाइल होता है, डाइट होता है, जो भी हमारा फिजिकल एक्टिविटी होती है, सोच होती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो ऑस्टियो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो किस एज में होगी। अगर मान लीजिए कि प्रॉब्लम 80 या 90 साल की उम्र में होनी चाहिए, तब जाकर ये प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। लेकिन आजकल जो 50 साल की एज है, 60 साल की एज है, उन्हीं में जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम प्रेजेंट होने लगी है। तो इसका मतलब है कि जो लाइफस्टाइल है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी मतलब उनका बचपन से लेके अब तक का कोई न्यूट्रिशन है, तो वो प्रॉपर नहीं है। तभी तो प्रॉब्लम जो बाद में होनी चाहिए थी, 20 साल बाद में होनी थी, वो 20 साल पहले ही हो गई है। और ये जो प्रॉब्लम है, एक तो चलो उम्र के साथ-साथ तो होती है कि उम्र इंक्रीज़ होती है तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे मोटापा है, ओबेसिटी है। मान लो कोई जोड़ है, वो 20 केजी वज़न के लिए बना है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर 20 केजी की जगह 40 केजी वेट जो है लंबे समय तक देंगे, तो नेचुरल सी बात है कि उस जॉइंट के ऊपर इफ़ेक्ट तो आएगा ही, मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स होती हैं जॉइंट से रिलेटेड, और बॉडी में दूसरी प्रॉब्लम्स, दूसरी जो डिसीजेज़ होते हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है? ये मैं अभी आपको बताऊँगी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण हैं, ऐसा क्या होता है कि ग्रीस खत्म हो गई है, ये गैप कम हो गया है, ये क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको अभी जो प्रॉपर है वो डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, लंबे समय तक होने वाली प्रॉब्लम है, मतलब धीरे 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 करके जो है प्रॉब्लम इंक्रीज होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो भी जॉइंट होता है बॉडी का, वहाँ पर दर्द होता है, वहाँ पर स्टिफनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। दर्द की वजह से, स्वेलिंग की वजह से जो उस जॉइंट की मूवमेंट है, जो जैसे अगर उस मूवमेंट की
जो हिलाने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी दर्द की वजह से, स्टिफनेस की वजह से। जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो जकड़न जो है, स्टिफनेस जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो आधे घंटे के बाद अगर देखा जाए तो वो स्टिफनेस जो है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर दोबारा से हम रेस्ट करते हैं, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो स्टिफनेस फिर दोबारा से जो है वो हो जाती है स्टार्ट, और फिर एक्टिविटी करते हैं तो फिर रिलीफ हो जाता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, जैसा कि अगर वर्ड हम देखें, ऑस्टियो जो वर्ड होता है वो बोन्स के लिए यूज़ किया जाता है, और आर्थरो वर्ड जो होता है वो जॉइंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। आइटस वर्ड जो है वो इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ किया जाता है, स्वेलिंग के लिए। वैसे क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है तो टिश्यू में डैमेज होता है, बट इसमें पहले डैमेज होता है, बाद में इन्फ्लामेशन होती है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि इन्फ्लामेशन हुई है इसलिए जॉइंट में प्रॉब्लम हुई है, इसलिए जॉइंट डैमेज हुआ है, नहीं। पहले जॉइंट डैमेज होगा, कार्टिलेज डैमेज होगा, फिर जाके जो है उसमें इन्फ्लामेशन का प्रोसेस जो है बाद में स्टार्ट होता है। मतलब कि इसका बेस जो है वो इन्फ्लामेशन नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बोन्स और जो जॉइंट है, जॉइंट में जितने भी स्ट्रक्चर्स है, कोई भी जोड़ अगर जॉइंट बना है तो वहाँ पे एक तो कार्टिलेज होता है, टेंडन होता है, एक लिगामेंट होता है, और बाकी आसपास के जितने भी वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उसको पूरा एक बंद कैविटी बना देते हैं, पूरी चारों तरफ से बंद कर देते हैं जॉइंट को। जो भी टिश्यू है वो सारे ही टिश्यू जो है अफेक्ट होते हैं। और क्योंकि इसमें लिक्विड होता है प्रेजेंट, जिसको कि हम भाषा में बोल देते हैं ग्रीस खत्म हो गई, तो उसकी खत्म होने की वजह से जॉइंट्स जो है आपस में रगड़ खाते हैं, तो जॉइंट्स की जब मूवमेंट करते हैं तो उसमें से कड़कड़ की क्रैकलिंग की आवाज़ आती है। धीरे धीरे करके वहाँ पर इफ्यूजन मतलब कि स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स में, इवन तक जो हड्डियाँ होती हैं बोन्स के अंदर भी छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। और क्योंकि जब दो हड्डियाँ जो है आपस में रगड़ खाती हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए बोन्स की जो है धीरे धीरे करके ओवर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसी कारण अगर फिंगर्स में प्रेजेंट होती है तो वहाँ पर नोट्स बन जाते हैं। हालांकि ये नोट्स पेनफुल नहीं होते, दर्द नहीं करते, उंगलियों की मूवमेंट आप इजीली जो है कर सकते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जॉइंट से रिलेटेड जो है आती है अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस हो। लेकिन इन प्रॉब्लम्स का क्या कारण है, क्यों आती है, ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। पहला कारण तो हो गया मैकेनिकल स्ट्रेस, मतलब अगर जॉइंट्स के ऊपर लंबे समय तक कोई भी वजन डाला जाए या उनकी जो है मतलब ओवर यूज़ किया जाए, क्योंकि अगर हमारी बॉडी भी लंबे समय तक एक्स्ट्रा वर्क करेगी तो बॉडी में भी थकावट फील हो जाती है। तो यही चीज़ जो होती है हमारे जॉइंट्स में होती है कि कोई भी हमारी बॉडी का टिश्यू है उसमें नए सेल्स जो हैं उनकी ग्रोथ होती है, पुराने सेल्स जो है रिमूव होते हैं, तो दोनों का बैलेंस जो है बना रहता है। लेकिन अगर किसी भी जैसे जॉइंट है उसके ऊपर ओवरलोड डालेंगे, उसका ओवर यूज़ करेंगे, मतलब नॉर्मली से ज़्यादा अगर उसके ऊपर वेट डालेंगे तो धीरे धीरे करके जो है शुरू में तो बॉडी मैनेज करेगी, है ना। जितने नए सेल्स जो है वो पुराने सेल्स डैमेज हुए हैं उतने ही नए सेल जो है बनाएंगे। लेकिन जब ओवर यूज़ होगा तो नेचुरल सी बात है कि बॉडी को भी एक्स्ट्रा नए सेल्स बनाने पड़ेंगे उसको रिकवर करने के लिए। तो अगर हम ओवर यूज़ करेंगे तो बॉडी का ये बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब पुराने सेल्स जो है वो ज़्यादा टूटते हैं और नए सेल्स की ग्रोथ जो है वो कम होती है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ओवरवेट या ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हुआ है, ये न्यूट्रिशन की वजह से भी होता है। अगर न्यू सेल्स को बनाने हैं बॉडी को तो उसकी फॉर्मेशन करने के लिए उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी तो उसको मिलना चाहिए, अगर मिलेगा तभी तो न्यू सेल्स बनेंगे। एक तो क्या होता है कि ओल्ड एज की वजह से जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है न्यू सेल्स की ग्रोथ जो है बनने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है, और ऊपर से उसके ऊपर हम और ज़्यादा वेट डालते हैं, ऊपर से जो न्यूट्रिशन है वो भी हम प्रॉपर नहीं लेते, तो धीरे धीरे करके जो है न्यू सेल्स की ग्रोथ कम हो जाती है, और बोन्स में भी, कार्टिलेज में भी, बाकी जो टिश्यूज है सब में ही ऐसा होता है धीरे धीरे करके। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी की बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम है कि लेग्स है, लेंथ में इशू है, या कोई चोट लग गई, कोई इंजरी की वजह से जो है एक जॉइंट पे या दोनों जॉइंट्स पे जो है किसी भी बॉडी के किसी पर्टिकुलर जॉइंट पे जो है एक्स्ट्रा ओवरलोड लंबे समय तक पड़ रहा है, जैसे ओबेसिटी है, मोटापा है, ठीक है। मोटापे में भी जो है लंबे समय तक जॉइंट्स के ऊपर ओवरवेट होता है, न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर नहीं है, जो भी विटामिन डी, कैल्शियम, बाकी न्यूट्रिशन चाहिए वो बॉडी को मिल ही नहीं रहा। जॉइंट्स के आसपास या बोन्स के साथ जो मसल्स अटैच होती हैं वो मसल्स जो हैं वो वीक हैं,
जब भी जॉइंट्स की मूवमेंट करते हैं तो मसल्स वीक होने की वजह से या फिर नर्व्स जो हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, नर्व्स की वजह से इम्बैलेंस हो जाता है। जब भी कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो जो मूवमेंट है वो स्टेबल नहीं होती है, अलाइनमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी जॉइंट्स में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए कि जैसे बॉडी में कोई और प्रॉब्लम, जैसे कि मान लीजिए शुगर है, डायबिटीज़ है, या विल्सन डिसीज़ है, हिमेटोक्रोमेटोसिस है, जिसमें कि जो कॉपर होता है या आयरन होता है वो एक्स्ट्रा जो है डिपॉजिट होने लग जाता है बॉडी में, या जॉइंट से रिलेटेड मतलब किसी भी तरह का कोई भी आर्थराइटिस है, क्योंकि किसी भी तरह का आर्थराइटिस होगा तो जॉइंट्स में ऑस्टियो आर्थराइटिस के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। क्योंकि कम से कम 100 तरह के, बताइए कितने तरह के आर्थराइटिस हैं, जैसे गठिया हो जाता है, गाउट है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या जो टिश्यूज हैं आसपास उससे रिलेटेड कोई और डिसीज़ है जिसकी वजह से ऑस्टियो आर्थराइटिस के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आपका जो काम है, ऑक्यूपेशन है, वो इस तरह का है कि आपको बार बार जो है सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। जैसे पहाड़ में है कि पैदल जो है हैवी वेट्स जो लोड करते हैं, पैदल ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, बार बार झुकने का काम है। तो मतलब जिस तरह का काम है या जिस तरह का पोस्चर है और किस जॉइंट के ऊपर जो है ओवरलोड पड़ता है, तो वो वाला जो जॉइंट है वो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। जैसे नी में हो सकता है, जिनका स्क्वेटिंग पोजीशन का काम है, बैठ के काम करने का है, या जिनका हैवी वेट लोड करना है या बार बार झुकने का काम है, उनकी जो बैक का जो लोअर पोर्शन है उसमें हो सकता है। मतलब उनकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से कौन से जॉइंट पे ओवरलोड पड़ रहा है, कौन सा जॉइंट नॉर्मल एक्टिविटी से ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक्सरसाइज करते हैं कंटिन्यू, अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई भी चांस नहीं होता। उल्टा फिजिकल एक्टिविटी करने से आपके जो बोन्स है, जो भी टिश्यू होता है, वो उल्टा हेल्दी होता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि हमने एक्सरसाइज की है, हमने रनिंग की है, हमने फिजिकल एक्टिविटी की है तो उसकी वजह से जॉइंट वीक हो गया है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। उल्टा एक्सरसाइज करने से ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन उसकी भी स्टेज पर डिपेंड करता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो किस लेवल का है। मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई अगर जॉइंट इफेक्ट होता है तो वहाँ पर बेसिकली होता क्या है। देखो, जैसे बोन्स होती हैं, मान लो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ जो है वो इतनी हार्ड होती हैं कि उसको हम फोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और जो मसल्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं कि अगर हम उसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड की फोल्ड ही रहेंगी, है ना। जैसे हम कपड़े को तय मार देते तो वैसे ही रहता है। लेकिन जो हड्डियों के बीच में जहाँ भी जॉइंट होता है, कोई जोड़ होता है जहाँ दो हड्डियाँ जुड़ती हैं, तो उसके बीच में होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज एक तो काम करता है स्पंज की तरह, जैसे स्पंज होती है ना, फोम जैसे होती है, उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो वो वापस जो है अपनी पोजीशन में आ जाता है। और दूसरा आपने देखा होगा, जैसे टायर की ट्यूब होती मतलब टायर के अंदर ट्यूब होती है साइकिल की या स्कूटर की, अगर आपने देखा होगा कई बार उसको पेंचर लगवाते हैं, अगर उसको फोल्ड कर देते हैं, लेकिन अगर उसमें हवा भरे तो वापस वो खुल के अपनी पोजीशन ले लेती है वो ट्यूब, है ना। तो ऐसे ही ये जो कार्टिलेज है, अगर ये फोल्ड करेंगे तो ये वापस अपनी जो है पोजीशन में आ जाता है, या अगर उसको प्रेस भी करते हैं तो भी ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो जॉइंट के बीच में नेचुरल सी बात है कि जॉइंट को हम आगे को भी फोल्ड कर सकते हैं, पीछे को भी फोल्ड कर सकते हैं, राउंड भी करते हैं। तो अगर बोन्स जो होती हैं, हड्डियां हार्ड होती है, अगर वो आपस में फ्रिक्शन करेंगी, घिसेंगे उसको, तो वो उसमें स्क्रैच पड़ जाएंगे हड्डियों में। तो इसीलिए हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होता है जो स्पंज का काम भी करता है, स्पंज की तरह सॉफ्ट होता है, रबड़ की तरह होता है। और इसमें क्या होता है, जब भी ये कार्टिलेज घिसता है, मान लो कि आपको जॉइंट की प्रॉब्लम शुरू हुई, पता तो चलता नहीं, जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर तो बोलता है कि गैप कम हो गया है, हड्डी आपस में फ्रिक्शन, मतलब आपस में रगड़ खाने लगे, मतलब फ्रिक्शन होने लगा है हड्डियों के बीच में। ऐसा इसलिए होता है कि एक तो कार्टिलेज के बीच में खून की नसें नहीं होती, तो कार्टिलेज अगर डैमेज होना शुरू होता है, घिसना शुरू होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें ब्लीडिंग तो होगी नहीं, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल तो है ही नहीं, खून की नसें तो है ही नहीं। और दूसरा है कि जब भी कार्टिलेज डैमेज होगा तो आपको कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि इसमें नर्व्स नहीं होती।
जो ब्रेन से पेन के लिए जो दर्द की जो नसें होती हैं ऑर्गन्स में, टिश्यूज में प्रेजेंट होती हैं, वो कार्टिलेज में नहीं होती। तो जब भी कार्टिलेज घिसेगा तो आपको कोई दर्द की फीलिंग भी नहीं आती है, क्योंकि और ब्लड भी नहीं निकलता, क्योंकि ना तो ब्लड वेसल्स होती हैं और ना ही इसके अंदर नर्व्स होती हैं। अगर ब्लड वेसल्स नहीं होती भाई, तो फिर ये इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है ना। अगर मान लीजिए पेपर है, पेपर के ऊपर अगर पेपर रखते हैं तो ठीक है, पूरी उसमें चारों तरफ कोई गैप नहीं रहता। लेकिन अगर एक राउंड चीज को बॉल के ऊपर रखेंगे तो साइडों से कैविटीज तो होंगे, मतलब पूरा कवर तो नहीं होगा, क्योंकि एक राउंड बॉल के ऊपर बॉल रखो तो चारों तरफ से जो है एक खाली जगह हो जाती है दो बॉल्स के बीच में, है ना। तो उसको फिल करने के लिए एक तो ये दो जॉइंट्स हो गए, दो हड्डियां हो गई जहाँ जुड़ती हैं, वो हड्डियां आपस में रगड़ खाएंगी तो हड्डियों में स्क्रैच पड़ेंगे, तो इसलिए बीच में ये कार्टिलेज बनाया है। कार्टिलेज की वजह से क्या होता है कि जब भी हड्डियां मूव करती हैं, ठीक है, तो ये कार्टिलेज जो है प्रेस करता है, कार्टिलेज प्रेस होगा उसके बीच में जब मूवमेंट होगी तो कार्टिलेज में जो पानी होता है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। और जब हम मूवमेंट नहीं होती, नॉर्मल पोस्चर में होते हैं, तो पानी जो है वो कार्टिलेज के अंदर चला जाता है। तो इसी पानी से जो है कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मिलता है। अब ये पानी कहाँ से आता है, दो हड्डियां होती हैं, बीच में होता है कार्टिलेज, ठीक है, दोनों हड्डियों के बीच में, ताकि दोनों हड्डियों में जब भी जोड़ मूवमेंट होती है कोई भी, तो वो हड्डियां आपस में रगड़ नहीं खाएंगी। तो ये कार्टिलेज, दोनों हड्डियां जहाँ पर जुड़ती हैं उनके कॉर्नर्स के ऊपर कार्टिलेज होता है। एक दो हड्डियां जहाँ घूमती हैं, उन दोनों हड्डियों के कॉर्नर्स पे जो भी मूवमेंट के लिए यूज होती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं, वहां पर कार्टिलेज होता है, आर्टिकुलेट कार्टिलेज बोल देते हैं। इसके अलावा क्या होता है, छोटे छोटे आर्टिकल्स के टुकड़े, पैड, स्पंज टाइप जो पैड होते हैं दोनों तरफ होते हैं प्रेजेंट, होता वो भी कार्टिलेज है, लेकिन उसको मेनिस्काई बोल दिया जाता है, ठीक है। और इसके बीच में नेचुरल सी बात है कि ऊपर एक बोन जुड़ी, नीचे बोन जुड़ी, बीच में जो है दोनों साइड्स पर पैड है, तो बीच में थोड़ी सी खाली जगह, जहाँ भी मूवमेंट होगी वहाँ खाली जगह की जरूरत होती है। बिना खाली जगह के मूवमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर घर में भी, अगर आपने देखा होगा, विंडोज बनाते हैं हम, डोर्स बनाते हैं, तो खाली जगह होती ही होती है। जब भी आप दरवाजा खोलेंगे, बंद करेंगे, हल्की सी खाली जगह उसमें होगी, तभी जो डोर है प्रॉपर क्लोज होगा और ओपन होगा। तो सेम ऐसे ही जॉइंट्स के बीच में बिल्कुल हल्की सी खाली जगह होती है, वो मूवमेंट के लिए, जॉइंट्स की मूवमेंट जो है वो आराम से हो पाए, इसलिए उसमें खाली जगह प्रेजेंट होती है। और इस खाली जगह में चारों तरफ जो फाइबर्स होते हैं, उसको मतलब पूरे जॉइंट को क्लोज करने के लिए, चारों तरफ से बंद करने के लिए फाइबर्स की लेयर होती है, ठीक है ना। फाइबर्स तो बाहर की तरफ हो गए, अंदर वाली जो लेयर होती है उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोल दिया जाता है। जो अंदर जो लेयर होते हैं, पतली सी होती है, बिल्कुल पेपर जैसे पतली सी जो लेयर होती है, उसमें सेल्स होते हैं। वो सेल्स जो होते हैं, जॉइंट्स के बीच का जो फ्लूइड होता है उसको बनाते हैं। वो उसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि कार्टिलेज के अंदर खून की नसें नहीं है, कार्टिलेज के अंदर नर्व्स नहीं है, ठीक है ना, जो कि वो रबड़ की तरह पैड का काम कर रहा है। कार्टिलेज के चारों तरफ जो टिश्यू है, बाकी जैसे जो कैविटी बनी है, हालांकि वो कैविटी छोटी सी है, कोई बहुत बड़ी कैविटी नहीं, छोटी सी कैविटी है, उसके जो अंदर की जो लेयर होती है ना, मेम्ब्रेन, जिसको साइनोवियल कैविटी बोल देते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। एक्चुअली जितने भी जॉइंट्स हैं जिसमें मूवमेंट्स जो है ज़्यादा होती हैं या ज़्यादा लोड पड़ता है, जो बड़े जॉइंट्स हैं उनको साइनोवियल जॉइंट्स बोल दिया जाता है, और उसके अंदर की कैविटी को साइनोवियल कैविटी बोल दिया जाता है। वो कैविटी के अंदर जो लेयर्स हैं जो जॉइंट को पूरा मतलब बंद करती हैं, है ना, उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, खून की नसें होती हैं, तो खून में से ही, ब्लड में से ही जो है ये लिक्विड बनता है। इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जो कैविटी, बंद कैविटी हो गई है जोड़ों के चारों तरफ, ठीक है ना, ऊपर से बोन्स हैं, नीचे बोन्स है, बीच में पैड्स हैं जो दोनों कॉर्नर्स हैं, लेकिन बीच में जो खाली जगह होती है और चारों तरफ से जो जॉइंट है वो कवर होता है। जैसे हमको गिफ्ट को रैप करते हैं तो ऐसे जो जोड़ है चारों तरफ से कवर होता है, वो फाइबर से, फाइबर की लेयर से कवर होता है, लेकिन अंदर वाली जो लेयर है उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। इसमें जो सेल्स होते हैं, इसमें ब्लड सप्लाई होती है, जो ये वाली मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ जिसने कवर किया है, कि जैसे हम गिफ्ट रैप करते हैं, चारों तरफ से जिसने जॉइंट को कवर किया है उसमें खूब सारी ब्लड सप्लाई होती है, तो उस ब्लड से ये जो लिक्विड है अंदर जो है वो बनता है। और जब आप जॉइंट की मूवमेंट करते हैं, ये लिक्विड जो है
कार्टिलेज के अंदर, मतलब नॉर्मली अगर आप पोजीशन पे आए तो ये लिक्विड जो है कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट होता है। जब आप मूवमेंट करते हैं, कार्टिलेज प्रेस होता है, प्रेशर पड़ता है, कार्टिलेज दबता है, तो ये लिक्विड जो है निकल के बाहर आ जाता है। और वही जो कैविटी की जो मेम्ब्रेन है उसी में वो सेल होते हैं जो इसको फिल्टर करते हैं। मतलब अगर इसके अंदर कोई बैक्टीरिया है या जो कोई भी वेस्ट है, उसको वो मेम्ब्रेन में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो ही उसको ब्लड के थ्रू रिमूव करते हैं, और ब्लड में से न्यूट्रिशन भी वही मेम्ब्रेन जो होती है वो देती है। अब जब आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होती है, ठीक है, कार्टिलेज में मतलब कि जो बीच की कैविटी है उसमें ब्लड फ्लूइड जो होता है वो कम होने लगता है, या कार्टिलेज जब घिसने लगता है तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि ना तो दर्द होता है और ना ही कोई ब्लीडिंग होती है, क्योंकि उसमें नर्व्स नहीं, ब्लड वेसल्स नहीं। तो स्टार्टिंग में जो चेंजेस आते हैं जॉइंट्स के बीच में, उसकी वजह से कोई सिम्टम नहीं आता, कोई लक्षण नहीं आता। जब भी कार्टिलेज जो है, मतलब कोई कहीं से फट गया, कहीं से स्क्रैच पड़ा, कार्टिलेज कहीं से डैमेज हो गया, अगर उसकी वजह से उसका जिस एरिया से कार्टिलेज डैमेज हुआ उसके नीचे की अगर बोन जो है दूसरी बोन के साथ स्क्रैच करती है, रगड़ खाती है, तो फिर रगड़ खाने की वजह से जो पेन की जो है वहाँ पर, मतलब पेन भी होगा और स्टिफनेस भी होगी और स्वेलिंग भी होगी। और जो जॉइंट होता है उसको, मतलब वो देखा होगा आपने, कई बार देखा होगा कि हमारा जॉइंट जो है वो फंस गया, कि हमने पैर को हिलाया या टांग को हिलाया तो जॉइंट ऐसा लगता है जैसे फंस गया है, थोड़ा उसको रुक के फिर उसको ठीक करना पड़ता है ना। तो इस तरह से जो है ये सिम्टम्स जो तब आते हैं जब ये जो अंदर का कार्टिलेज डैमेज हो गया, पहले कार्टिलेज डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, उसका लिक्विड जो है धीरे धीरे करके कम हो जाता है। लिक्विड क्यों कम होना स्टार्ट होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो कार्टिलेज होता है, ठीक है, उसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो उसके सेल होते हैं वो कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। और जो कार्टिलेज होता है इसमें फाइबर्स बहुत कम मात्रा में होते हैं जो बड़े जॉइंट्स में होते हैं, क्योंकि जितने आपने देखा कोई भी कपड़ा होता है, क्लॉथ होता है, कॉटन का है या फिर वूल का है, तो थ्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कपड़ा कितना इलास्टिसिटी उसमें होगी, या फिर वो थ्रेड को आपने कितना टाइटली मतलब कि सिला है या थोड़ा सा गैप करके सिला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स कितने टाइटली पैक्ड हैं, जितने भी टाइटली पैक्ड होंगे वो एरिया उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा, जितना लूजली पैक होंगे वो फ्लेक्सिबल होगा। या जैसे कार्टिलेज, इसमें जैसे कार्टिलेज होते हैं सिर्फ फाइबर्स मतलब ना के बराबर होते हैं, यूँ कह लो कि फाइबर्स होते ही नहीं, इसमें सिर्फ सेल्स होते हैं, जेल टाइप सब्सटेंस होता है और प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और पानी की वजह से प्रेशर होता है, एक प्रेशर प्रोटीन्स की वजह से होता है जो कि पानी की मूवमेंट में हेल्प करता है, फ्लूइड की मूवमेंट में, ठीक है। तो फ्लूइड जो है वहाँ पर कार्टिलेज जब डैमेज होगा तो कार्टिलेज के सेल ही तो प्रोटीन बनाते हैं, जो कार्टिलेज के सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, वही वो जेल टाइप सब्सटेंस बनाते हैं। जब कार्टिलेज डैमेज होगा तो सेल्स जो है ना तो वो ग्राउंड सब्सटेंस उतना बनाएंगे और ना ही प्रोटीन्स को उतना बनाएंगे, तो प्रोटीन का भी इम्बेलेंस हो जाएगा, लिक्विड का भी, तो धीरे धीरे करके जो है फ्लूइड की क्वांटिटी पर इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सिम्टम नहीं है तो फिर पता ही नहीं चलता कि कार्टिलेज घिस रहा है, हम ओवरलोड उसके ऊपर देते रहते हैं, या फिर न्यूट्रिशन ही नहीं है प्रॉपर। मान लो कि जो नॉर्मल नए सेल्स की ग्रोथ होनी चाहिए अगर वो भी नहीं हो रही न्यूट्रिशन की वजह से, विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है, जिसकी वजह से कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी भार सहने की क्षमता कम हो जाती है, तो ऐसे में भी ये जो प्रॉब्लम है और जल्दी जो है आ जाती है। मतलब मान लो कोई 80 ईयर्स में आनी तो 60 ईयर्स में ही आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं करता है। कार्टिलेज जब डैमेज होना स्टार्ट होता है तो कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स होते हैं वही जो है कार्टिलेज का कार्टिलेज में जो एक्स्ट्रा, जैसे सेल्स जो है कार्टिलेज में खुले खुले होते हैं और सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस होता है वो ये सेल्स ही बनाते हैं, ठीक है। जेल टाइप सब्सटेंस होता है, वाटर वाला टाइप, और इसमें प्रोटीन्स होता है, जैसे एग होता है ना, एग का देखा आपने वाइट पोर्शन, उस तरह से जो है वो सब्सटेंस होता है। तो जब कार्टिलेज डैमेज होगा तो उसके सेल्स जो हैं वो प्रॉपरली जो है जितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जेल की, सब्सटेंस की, प्रोटीन्स की, उतनी मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक तो प्रोटीन का इम्बेलेंस हो जाएगा, पहले सेल्स प्रोटीन बनाते थे, अब सेल्स प्रोटीन नहीं बनाएंगे,
और ये प्रोटीन्स जो है एक प्रॉपर प्रेशर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो प्रोटीन्स की वजह से होता है। अगर कार्टिलेज के अंदर और जो कैविटी है जहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट है, उन दोनों के अंदर ये प्रेशर मेंटेन होगा तो ही प्रॉपर जो है उस कैविटी में से फ्लूइड जो है कार्टिलेज में एंटर करेगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं, इम्बैलेंस हो जाएगा तो लिक्विड फ्लूइड जो प्रॉपर जो अंदर जाना था कार्टिलेज से बाहर आना था उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगी। और धीरे धीरे करके इसका इफेक्ट जो है, जो कैविटी जहाँ पर की लिक्विड है उसकी जो मेम्ब्रेन जो मैंने बताई थी, जैसे साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कवर करती है जॉइंट को, उसके ऊपर भी जो है इफेक्ट आता है और जो फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब जब कार्टिलेज घिसेगा तो जॉइंट्स जो है, जो बोन्स है दोनों तरफ की, वो आपस में उसमें फ्रिक्शन होगा, आपस में वो स्क्रैच होंगी, उस पर स्क्रैच तो पड़ेगा ही जब आपस में रगड़ेंगी, वो घिसेंगी मूवमेंट्स की वजह से। तो क्या है, जहाँ पर वो बोन घिसेगी, स्क्रैच पड़ेगा, तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ की बोन्स जो है वो टूटने लगेंगी। तो इसलिए ताकि वहाँ की बोन्स ना टूटे तो बॉडी क्या करेगी, उतने पोर्शन को हार्ड बनाने की कोशिश करेगी, उतनी बोन्स की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। और कार्टिलेज की वजह से जो गैप पहले कार्टिलेज ने भरा था, अब कार्टिलेज तो है नहीं, तो मूवमेंट जब करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए जो बोन्स हैं वो ओवर ग्रोथ करेंगी, जो बोन्स के सेल्स हैं वो बोन्स की ओवर ग्रोथ करेंगे उसको बैलेंस करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा, कई बार एक्सरे चेक करवा डॉक्टर कह देता है ना कि छोटी छोटी हड्डियाँ सी जो है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है, जिसको ऑस्टियोफाइट्स कहा जाता है। तो ये बॉडी का एक हीलिंग प्रोसेस होता है, तो ऑस्टियोफाइट्स जो है वहाँ पर डिवेलप हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे के करके क्या हो जाता है, अगर बोन्स हार्ड हो जाएंगी तो स्टिफनेस भी तो उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, मूवमेंट करना मुश्किल हो जाएगा जॉइंट्स की। पहले जो मूवमेंट ईजी होती थी अब वो मुश्किल हो जाएगी, और जॉइंट्स जॉइंट्स जब आपस में रगड़ खाते हैं तो पेन भी ज़्यादा होगा और वहाँ पर स्वेलिंग भी होगी। और मूवमेंट जो है, क्योंकि कार्टिलेज तो डैमेज हुआ, बोन्स भी डैमेज हुई, लेकिन उसके आसपास जॉइंट्स को जिसने कवर कर रखा था वो मेम्ब्रेन भी तो डैमेज हो जाएगी, क्योंकि एक बैलेंस जो होता है, एक अलाइनमेंट जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब मॉम, कई बार हम कहते हैं ना कि पैर झटके से मुड़ गया, पता ही नहीं चला कब मुड़ गया, तो इस तरह से जो जॉइंट डैमेज है जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, तो वही कंडीशन उस जॉइंट की भी होना स्टार्ट हो जाती है कि उसमें इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे करके। जैसे बोन्स से जैसे लिगामेंट्स होते हैं, फाइबर टिश्यू होते हैं थोड़े से हार्ड, बोन्स और बोन्स को जोड़ते हैं, या फिर जैसे मांसपेशियाँ टेंडन्स के जरिए बोन्स से अटैच होती हैं, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद ओवरऑल जो है मसल्स जो होती हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, मतलब जो भी टिश्यूज जॉइंट्स के आसपास प्रेजेंट होते हैं उन सब के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। और अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, नेचुरल सी बात है, वो पर्सन डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है घुटनों में दर्द है, और वो डॉक्टर से उम्मीद करता है कि डॉक्टर दवाई दे दे और हफ्ते में मेरा दर्द भी ठीक और घुटना भी ठीक। भाई खुद सोचो, वो कार्टिलेज घिस चुका है, कैसे उसके नए सेल्स हफ्ते में बन जाएंगे और कैसे आपका घुटना जो है परमानेंटली हफ्ते में ठीक हो जाएगा। अब ठीक है, बोन्स का जो हिस्सा जोड़ों में होता है जिसने घूमना है, वहाँ पर तो कार्टिलेज होता है, और बीच में मैंने कहा कि कॉर्नर्स पे दोनों साइड पे जो खाली जगह है उसमें पैड्स होते हैं, वो भी कार्टिलेज के ही बने होते हैं। जब ये पैड्स बिल्कुल पूरी तरह से घिस जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो घुटने रिप्लेसमेंट के लिए बोल देते हैं, घुटने आपके तो चेंज होंगे जी, अब तो बिल्कुल हड्डियों के बीच में धस जाती हैं, है ना। सीवियर स्टेजेस जिनकी होती है उसमें ऐसे होता है ना कि हड्डियाँ बिल्कुल हड्डियों में धस गई हैं, और इवन हड्डियों के फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स भी हो गए हैं। और दूसरा, जब हड्डियों के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे सिस्ट बन जाते हैं, जो पानी है लिक्विड के छाले जो है बोन्स के अंदर बन जाते हैं, जिसको सबकॉन्ड्रल बोन सिस्ट भी बोला जाता है। अगर आप एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे में ये सारी फाइंडिंग्स आती हैं। अदरवाइज तो जो घुटने का थोड़ा फ्लूइड लेके चेक कर लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गाउट है, कौन सी प्रॉब्लम है। तो मतलब कि अगर इसको ठीक करना है तो कम से कम आपको अपना डाइट भी ठीक करना पड़ेगा, आपको अपना फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, न्यूट्रिशन प्रॉपर देना पड़ेगा, वेट कम करना पड़ेगा। जैसे मीनोपॉज में होता है कि मीनोपॉज में भी हार्मोन्स चेंज होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है फीमेल्स में कॉमन हो जाती हैं, एज़ कम्पेयर टू मेल्स, फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं, इसीलिए मीनोपॉज में हार्मोन्स चेंज होने की वजह से।
ज़्यादा है तो आपको स्टिक का यूज़ करना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग है तो आप इसको ईज़िली जो है अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करके ठीक कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम अगर 80 या 90 इयर्स की एज में आनी है, अगर वो 50-60 में आ जाती है तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं आपका लाइफ़स्टाइल जो है वो गलत है, आपका फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है या डाइट नहीं है, न्यूट्रिशन है। और अगर आपको चलो मान लिया कि ऐसा कोई काम करना पड़ता है जिसके कारण कि जॉइंट्स के ऊपर ओवरलोड पड़ता है, तो नेचुरल सी बात है कि रेस्ट भी ज़रूरी है। अगर हमें भी कई बार शरीर से फिज़िकल एक्टिविटी हमें ज़्यादा करनी पड़ती है, 8-10 दिन कंटिन्यू काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बीच में 1 दिन या 2 दिन रेस्ट कर लिया जाए तो बिल्कुल एनर्जी दोबारा से ऐसा लगता है बॉडी में एनर्जी आ गई। तो अगर जॉइंट से रिलेटेड काम है तो रेस्ट ज़रूरी है, फिज़िकल एक्टिविटी करो, फिज़िकल एक्टिविटी से ओए के चांसेस नहीं होते। तो ये मेरी छोटी-सी कोशिश है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताने की। हालाँकि सारा कुछ एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश रहती है मेरी समझाने की। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।